जानेंगे, हम हक से जानेंगे। आरटीआई जब से लागू हुआ है, आरटीआई का नारा। नमस्कार, जानने के हक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी। जानने के हक यानी देश का इकलौता ऐसा टेलीविजन कार्यक्रम जो है आपके लिए, आपके हक के लिए, पारदर्शिता के लिए। हम अपने इस कार्यक्रम में सूचना अधिकार कानून से जुड़े मुद्दों पर बात करते हैं। तो अगर आपको आरटीआई लगाने में कहीं कोई दिक्कत आ रही है या फिर सूचना अधिकार कानून से जुड़ी कोई समस्या है तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 233-86-947। अगर आप दिल्ली के बाहर से फ़ोन कर रहे हैं तो दिल्ली का STD कोड 011 लगाना ना भूलें। बचपन इंसान की ज़िंदगी में सबसे अहम पल होता है, लेकिन ना कोई चिंता होती है, ना कोई उसमें जिम्मेदारी होती है। अक्सर हम जब बड़े हो जाते हैं तो चाहते हैं कि उसी बचपन के दौर में लौट जाएं, पर अफसोस सबके साथ ये बचपन वैसा खुशनुमा नहीं होता है। बाल मजदूरी देश के लिए एक अभिशाप है। आज भी विश्व में 215 मिलियन से ज़्यादा बच्चे बाल मजदूरी के कई जो अलग अलग प्रकार हैं उसमें वो शामिल हैं। वो चाहे किसी के घर में झाड़ू पोछा कर रहे हों, होटल में काम कर रहे हों, ढाबे में काम कर रहे हों। भारत जो है वो बाल मजदूरों की संख्या में सबसे ज़्यादा है। बाल मजदूर यानी कि जिसकी उम्र 14 वर्ष से कम हो और वो अपनी जीविका के लिए कहीं पर काम कर रहा हो, उसको बाल मजदूर की संज्ञा में लाया जाता है। तो आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। काफ़ी गंभीर मुद्दा है क्योंकि जो बच्चे हैं वो देश का भविष्य होते हैं, हम अक्सर ये बात करते हैं। तो आज इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। ये पहले हम उनका परिचय करवा दें। हमारे साथ अपर्णा द्विवेदी जी हैं, CWC की सदस्य हैं। अपर्णा जी, आपका स्वागत है। हमारे जो दूसरे खास मेहमान हैं अजय अग्रवाल जी हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। अजय जी, आपका भी स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और हमारे जो तीसरे मेहमान हैं वो लखनऊ स्टूडियो से जुड़ रहे हैं, हाफिज उस्मान जी। हाफिज उस्मान जी उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग में सूचना आयुक्त के पद पर हैं। तो आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। पर सबसे पहले हम अपनी इस रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं जो आरटीआई से खुलासा हुआ है कि अलग अलग जो 5 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार, ये ऐसे प्रदेश है जहां पर बाल मजदूरों की संख्या सबसे ज्यादा है और यहीं से बाल मजदूर जो हैं वो अलग अलग शहरों में जाते हैं। तो सूचना अधिकार कानून से क्या कुछ निकल कर आया है, सबसे पहले हम इस रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। बचपन हर किसी को याद रहे ये जरूरी नहीं, और ना ही सबका बचपन अच्छा हो ये जरूरी है। पर बच्चे तो बच्चे हैं, मासूमियत इनकी पहचान है। बच्चों का बचपना सबको भाता है, पर देश का बचपन बाल मजदूरी में पिसता जा रहा है। भारत देश बाल मजदूरी और बाल मजदूरों की संख्या में सबसे अग्रणी है। सूचना का अधिकार कानून से जो जानकारी आई है वो साफ बयां करती है कि राज्यों में बाल श्रमिकों का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। अमरोहा जिले के 3 तहसीलों में ही 5000 से ज्यादा बच्चे बाल मजदूरी का शिकार हैं। दुखद ये है कि जिन बच्चों को मुक्त कराया जाता है उनमें से 60% बच्चे फिर से बाल श्रम का शिकार हो जाते हैं। राज्य सरकार का श्रम विभाग लगातार आंकड़ों में उलझा रहता है। बाल मजदूरी को लेकर राज्यों के हालात लगातार खराब हो रहे हैं। दिल्ली में करीब 1.5 लाख से ज्यादा बच्चे बाल मजदूरी करने को विवश हैं। एक सर्वे के अनुसार 10 से 18 साल के बच्चों में 55% बच्चे असंगठित क्षेत्र में मजदूरी कर रहे हैं। अशिक्षा, गरीबी, आर्थिक कमजोरी और मानव तस्करी बाल मजदूरी का सबसे बड़ा कारण है। देश में जिला बाल श्रम विभाग के पास बाल मजदूरी के नहीं हैं सही आंकड़े। बाल श्रम विभाग बाल श्रमिकों की स्थिति को लेकर नहीं करता कोई सर्वे। आंकड़ों के अनुसार देश में हर 8 मिनट में एक बच्चा लापता हो जाता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और राजस्थान राज्यों में सबसे अधिक बाल मजदूर हैं। सूचना का अधिकार कानून से ये बात साफ हो गई है कि बाल मजदूरी के आंकड़ों में बढ़ोतरी हुई है। घरों में काम करने वाले बच्चों के साथ भी बुरा व्यवहार बहुत आम बात है। सामाजिक संगठनों के प्रयास के चलते बाल श्रमिकों की स्थिति में सुधार हो रहा है। जो बच्चे देश का भविष्य हैं, देश की तकदीर तय करेंगे, देश को एक नए विकास के रास्ते पे ले जाएंगे, उन्हीं बच्चों के साथ शोषण हो रहा है। वो बाल मजदूरी का शिकार हो रहे हैं। वैसे सरकार के लगातार प्रयासों के चलते बाल मजदूरों की स्थिति सुधर रही है। भारत में कुल श्रम शक्ति का लगभग 3.6% हिस्सा 14 साल से कम उम्र के बच्चों का है। समाज की जागरूकता, प्रशासन की संवेदनशीलता से ही बाल मजदूरी में जूझते बच्चों के जीवन को नई रोशनी दी जा सकती है, जिससे उनका भी बचपन स्कूल और खेल के मैदानों में बीत सके।
तो देखा आपने कि यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश जो ये ऐसे राज्य हैं जहां पर बाल मजदूरों की संख्या सबसे ज़्यादा है। और यहीं से जो बाल श्रमिक है, जो बाल श्रम जो मजदूर हैं, वो अलग अलग शहरों में जाकर काम करते हैं। कोई होटल में काम करते हैं, ढाबों में काम करते हैं, किसी के घर में झाड़ू पोछा का काम करते हैं। तो ये वो उम्र होती है जब इनके हाथों में पेन होने चाहिए, जो टूटे फूटे शब्द बनाए, जबकि यहाँ शहरों में आकर वो दूसरों के घरों में काम करते हैं, किसी भी होटल या ढाबे में काम करते हैं। तो सबसे पहला सवाल अपर्णा जी आपसे, आप CWG की सदस्य हैं, क्या लगता है आपको कि ये जो 5 राज्य हैं, खास तौर से वहाँ बाल मजदूरों की संख्या भी ज़्यादा है और वहाँ से बाहर भी निकलते हैं, तो ये माइग्रेशन क्यों होता है? ये बाहर से बच्चे क्यों आ रहे हैं? क्या सरकार इस पर कोई अंकुश नहीं लगा सकती? देखिए, जो हमारा CWC का एक्सपीरियंस है उसमें हम लोगों ने ये देखा है कि इन राज्यों में, ख़ास तौर पे जैसे बिहार है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, इन राज्यों में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बच्चों को और फैमिलीज़ को ल्योर करके लेकर आते हैं और वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई जानने वाले होते हैं, गांव के लोग होते हैं, रिश्तेदार होते हैं। तो एक नोशन ये निकल के आता है कि मामा के साथ गए, भाई के साथ गए, जीजा के साथ रिश्तेदार जो हैं, रिश्तेदारों के साथ में गए हैं। जब हम डेप्थ और डिटेल में जाते हैं तो वो गांव के जीजा होते हैं, वो गांव के मामा होते हैं। तो उस तरह से उसको रोक पाना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, क्योंकि जब परिवार प्राइमा फेसिया लगता है बच्चा परिवार के साथ कहीं निकल के जा रहा है। तो क्या ये जो अपने होते हैं वही उनको सपने दिखाते हैं कि हम आपको शहर ले चलेंगे, अच्छी जगह काम दिलाएंगे, बड़ी जगह काम दिलाएंगे, तो क्या उस सपनों की चाहत में ये शहर तक चले आते हैं? बिल्कुल। ज़्यादातर बच्चे जो हमारे सामने आए हैं और बच्चों ने खुद बताया कि इन्होंने तो हमको बोला था हम पढ़ाने के लिए लेकर आए हैं। जब माँ बाप बच्चों को लेने के लिए आते हैं रिस्टोरेशन के प्रोसेस में, उसमें भी माँ बाप यही कहते हैं कि हमने तो काम सीखने भेजा था, हमने तो पढ़ने भेजा था, हमें नहीं पता था हमारा बच्चा इस स्थिति में है। तो जो सबसे बड़ा इसमें जो चीज़ निकल कर आती है कि बच्चों को झूठा झांसा देकर, धोखा देकर लाना और दूसरी जगह पे लाकर काम पे। अच्छा, हम एक अक्सर ये बात करते हैं कि शिक्षा अगर का स्तर और बढ़ जाए, लोग ज़्यादा शिक्षित हो जाएं, तो शायद जो बाल श्रम है, बाल मजदूरी है, इसमें कमी लाई जा सकती है। लेकिन सरकार ने तो मिड डे मील की भी शुरुआत की ताकि बच्चे जो हैं, जो ड्रॉप आउट हो जाता था, उसमें भी कमी आए, बच्चे स्कूल तक पहुँचे, निःशुल्क शिक्षा भी है, उसके बाद भी कहीं रोक नहीं लग पा रही है। देखिए, हमें थोड़ा सा अपनी जो हमारी शिक्षा की व्यवस्था हमारे गांव तक पहुंची हुई है, हमें उसको देखना पड़ेगा। और जब हम गांव में जाके देखते हैं तो ये शिक्षा व्यवस्था का ढांचा बहुत चरमराया हुआ है। और ये जो है, हम उन बच्चों की ही ज़ुबानी सुनते हैं कि स्कूल में टीचर नहीं आते हैं, बैठने की जगह ही नहीं है, वहाँ पे पढ़ाई नहीं होती है, हम क्या पढ़ें जाके। बहुत सारे बच्चे आते हैं जो पढ़ना चाहते हैं और वो दिल्ली भी इसी झांसे में लाए जा रहे हैं कि तुमको अच्छी शिक्षा मिलेगी। इसका मतलब शिक्षा के महत्व की तो स्थापना है, लेकिन वहाँ पे बच्चों को शिक्षा उपलब्ध नहीं हो रही है उस तरह से। ना उनको टीचर्स मिल रहे हैं, ना उनको वो क्रिएटिविटीज स्कूल में मिल रही है। और खाना, बच्चों को एक मिड डे मील मिलना, न्यूट्रिशन मिलना बिल्कुल एक न्यूनतम ज़रूरत है बच्चों की, लेकिन उसके साथ उनको एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी बहुत जरूरी। अजय जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, बाल श्रम को लेकर, बाल मजदूरी को रोकने को लेकर कई कानून हैं, चाहे NCLP है, चाइल्ड राइट्स एक्ट है, और सबसे NCPCR है, बाल संरक्षण अधिकार आयोग भी बना है। लेकिन ये देखा गया कि इंप्लीमेंट की कमी है, कहीं ना कहीं इतने कानून हैं, उसके बाद भी जो सूचना अधिकार कानून से जो आंकड़े सामने आए हैं, उसमें बाल जो श्रम है, बाल मजदूर, उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो आपको क्या लगता है? देखिए, कानून तो है, लेकिन अवेयरनेस की कमी है। अवेयरनेस क्यों नहीं है? गरीबी बहुत है। गरीबी के कारण से लोग, जो अभिभावक हैं, अपने बच्चों को मजदूरी मजबूर हो जाते हैं। कोई भी अभिभावक नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा मजदूरी करे, मगर घर में इतनी गरीबी होती है कि उसको खाने पीने को भी नहीं है। अब जैसे कानून की बात करें, कानून में 14 साल से जो नीचे जो भी बालक है, जो बालक कहलाता है, जो 14 साल से कम उम्र का है, उसके लिए जो मजदूरी करने के लिए ऊपर पूरी तरह से कुछ ही मामलों में छूट दे रखी है, और उसके घंटे भी निश्चित हैं हर उसके, जो कि हैजार्डस नहीं है एक्ट, उसमें है केवल। अगर सरकारी आंकड़ों की बात करें तो 1,70,00,000 करीब सरकारी आंकड़े बताते हैं कि बाल श्रम है। वरना वास्तव में अगर माना जाए कि जो लोग शिक्षा नहीं ले रहे हैं, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कार्य कर रहे हैं, वो चाहे हैजार्डस है या नहीं है। ऐसी संख्या 10 करोड़ करीब बैठती है इस देश में।
अजय जी, एक चीज़ ये सवाल उठता है कि इतने कानून हैं, सरकार भी लगातार प्रयास करती रहती है, लेकिन जब भी हम आंकड़ों की बात करते हैं तो सिर्फ हमको सामाजिक संगठनों का जो सर्वे होता है, एनजीओज़ का जो सर्वे होता है, उसी पर निर्भर रहना पड़ता है। बाल श्रम आयोग है, बाल श्रम विभाग बने हैं अलग अलग जिलों में, अलग अलग राज्यों में, उनके पास कोई आंकड़े नहीं होते। हाँ, वो आंकड़ों में जो है, जो कार्य करने वाले लोग हैं, असल में आंकड़े वगैरह जो है वो भी सब मैंने आपसे बताया, जैसे कि 1,70,00,000 के आंकड़े सरकारी आंकड़े हैं, मगर इससे कहीं ज़्यादा संख्या है वास्तव में। और अब जैसे एक संशोधन कैबिनेट ने मंजूरी दी है 2015 में, उसके अंतर्गत जो भी बिल्कुल सारे श्रम जो कार्य को टोटल बैन किया जा रहा है कि कोई भी 14 साल से बच्चा, छोटा बच्चा किसी भी काम में नहीं लगेगा। केवल जो परिवार के द्वारा, जो कुछ परिवार में जो कोई काम हो रहा है, अगर उसके परिवार में या परिवार का कोई उद्यम चल रहा है, वहाँ केवल जो है उसको अनुमति, वो भी अब कानून पास होने वाला है, लोकसभा से शायद पास हो गया है, राज्यसभा में है, तो वो उसके बाद इस प्रकार की उसमें सजा भी बढ़ा दी गई है। पहले जो सजा थी वो 3 महीने कम से कम सजा थी और 1 साल तक की सजा थी। पर कार्रवाई कितने में हो पाती है? अभी भी वही है ना कि कार्रवाई कितने में हो पाती है? हाँ, कार्रवाई तो ये है कि देखिए, वो मैंने कहा अवेयरनेस की कमी है, कितने लोग जाते हैं इस मामले में, कानून के इंस्पेक्टर्स कितनी, ये लोग मिलीभगत से काम भी करते हैं। सरकार के अधिकारी जो हैं, जो इंस्पेक्टर्स बनाए, जो इनकी ऊपर जिम्मेदारी है इस बात की कि बाल श्रम को रोकना है, वो सब फैक्ट्रियों में मिले रहते हैं। इस प्रकार से सब बातें होती हैं और इस कारण से बाल श्रम लोग, बच्चे लोग काम करते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम चलेंगे सीधे लखनऊ स्टूडियो। सबको जागरूक रहने की जरूरत है, प्रशासन, समाज, तभी ये जो बाल मजदूरी है इस पर कमी लाई जा सकती है। हाफिज उस्मान जी, आपका जो अमरोहा का मामला है, आप आरटीआई लगी, आरटीआई पे जो आवेदक है वो राज्य सूचना आयोग तक पहुंचा, फिर आपने सर्वे करने का एक निर्देश दिया बाल श्रम विभाग को मुरादाबाद, क्या कुछ निकल के आया? जो कुछ मेरे पास जानकारी है वो तो काफी चौंकाने वाली, कि 3 तहसीलों में 5,000 से ज्यादा बच्चे बाल मजदूरी के शिकार हैं। बिल्कुल ठीक है, ऐसा मेरे पास आरटीआई आई कितने बच्चे ऐसे हैं जो मजदूरी करते हैं, तो इस सिलसिले में जो है मैंने उस सिलसिले में फिर मैंने इंक्वायरी कराई। तो इंक्वायरी जो मेरे पास आई वो बहुत ही चौंकाने वाली है। उसमें 2,779 बच्चे ऐसे हैं जो अमरोहा डिस्ट्रिक्ट में हैं सिर्फ, जो बच्चे मजदूरी कर रहे हैं। तो सवाल ये पैदा होता है, जब 1986 में कानून पास हो चुका है जिसमें कोई बच्चा मजदूरी नहीं कर सकता, तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, ऐसे बच्चों को मजदूरी अगर कोई कर रहा है उन्हें पकड़े, और पकड़ने के बाद में जिन लोगों ने मजदूरी के लिए उन्हें अपने यहाँ लगा रखा है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जब मैंने जो है रिपोर्ट मंगाई और मेरे पास ये रिपोर्ट आई, जो सामने है मेरे पास ये पूरी रिपोर्ट है जिसमें नाम के साथ में है और उसमें जो है उनका एड्रेस भी मौजूद है। तो फिर मैंने डीएम अमरोहा को आदेश दिया कि आप इतने बच्चे आपके यहाँ मजदूरी कर रहे हैं, आपने उनके रिहेबिलिटेशन के लिए क्या किया है? तो डीएम ने अमरोहा और बेसिक शिक्षा अधिकारी दोनों जो अमरोहा के हैं, दोनों ने आदेश पारित किया और बेसिक शिक्षा अधिकारी से कहा कि इन बच्चों को आप जो है अपने स्कूल में, जो हाई स्कूल जो फेल हुए उन्हें हाई स्कूल में, और जो इंटरमीडिएट से पहले ही जो छोड़ चुके हैं उन्हें इंटरमीडिएट में, इन सब बच्चों को रिहेबिलिटेशन कराइए। ये सब जो है आदेश पारित किया गया, जिसकी कापी मेरे पास मौजूद है। पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है हाफिज उस्मान साहब की, आपने सर्वे करने के लिए आदेश दिया बाल श्रम, तो मेरा कहना है कि विभाग को, लेकिन सिर्फ ये कहना था, लेकिन कि अगर हर जिले में, हर तहसील में कोई कॉलेज, कोई स्कूल जो बाल श्रम है, अगर गवर्नमेंट जो है उनके लिए अलग से कोई स्कूल और यूनिवर्सिटी बना दे तो इन बच्चों को वहाँ एडमिशन दिलाया जा सकता है। एक साहब ने बात सही कही है कि बच्चे जब मजदूरी करता है तो मजबूरी में करता है, या तो उनके माँ बाप इस लायक नहीं होते वो अपने बच्चों को पढ़ा सकें, या फिर जो है वो बच्चे खुद ही छोड़ देते हैं। तो जो बच्चे मजदूरी करते हैं जब गैर कानूनी हैं, तो ऐसे बच्चों को वहाँ से पकड़ने के बाद में उन्हें स्कूल में भेजना चाहिए, मदरसों में भेजना चाहिए, कॉलेजों में भेजना चाहिए। ये गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो। हाफिज उस्मान साहब, राज्य सरकार की क्या जिम्मेदारी है? ये तो सिर्फ अमरोहा का मामला था, लेकिन 48 वार्डों में 5,000 से ज्यादा बच्चे जो हैं वो बाल मजदूरी करने के लिए विवश हैं। बाकी क्या होगा? बाकी जो जिले हैं, उत्तर प्रदेश देश का एक बड़ा राज्य है, जो बाकी जिले हैं वहां पर कौन आगे आएगा? बाल श्रम विभाग हर जिले में। देखिए संतोष जी, ये तो मैंने एक ज़िले की रिपोर्ट आपको दी है, मैंने तो पूरे उत्तर प्रदेश में आरटीआई अगर आएगी तो पूरे उत्तर प्रदेश से सर्वे कराया जाएगा। अगर सिर्फ एक ज़िले की ये चौंकाने वाली रिपोर्ट है तो पूरे उत्तर प्रदेश का क्या बुरा हाल होगा।
और मुझे ये कहने में भी बहुत झिझक नहीं है कि इसमें ज़्यादातर बच्चे मुसलमान होंगे, इसलिए कि जो मुसलमान हैं उनकी जो माली हालत है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। बूढ़े माँ बाप होते हैं, स्कूल में नहीं पढ़ा पाते हैं, स्कूल जाने से पहले ही जो है ड्रॉप कर जाते हैं, फिर इंटरमीडिएट नहीं कर पाते हैं। तो मेरा कहना यह है कि जो मदरसे हमारे यहाँ हैं उन मदरसों की भी इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, और जो मदरसों से बच जाए उनकी जिम्मेदारी ये है कि कॉलेज और स्कूलों में उन बच्चों का एडमिशन दिलाना चाहिए और सख्ती के साथ इस पर अमल होना चाहिए। आज जो आदमी जो गैर कानूनी काम कर रहा है उसे सबको पता है, वहीं चौकी इंचार्ज है, वहीं थाना है, वहाँ पुलिस है, सबको पता है। बादशाह के जो अधिकारी वो भी वहीं रहते हैं, मगर कोई काम नहीं करता है इस पर। जानने की कोशिश जरूर करेंगे कि आखिर जिम्मेदारी किसकी, सरकार की, प्रशासन की, या जिस समाज में जो बैठे चंद कुछ बड़े लोग हैं, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, या फिर जनप्रतिनिधि जो भी हैं, क्या उनकी जिम्मेदारी बनती है? अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। सुर्खियों की भीड़ में अहम खबरें, असल मुद्दे जो डालते हैं आपकी जिंदगी पर असर, दिन भर की हर बड़ी खबर का बेबाक विश्लेषण, सच, सटीक, संपूर्ण। न्यूज नाइट, सोमवार से शुक्रवार रात 8 से 10 बजे, सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अपर्णा जी, आप CWC की सदस्य रही हैं, आपने कई ऐसी घटनाएं देखी होंगी जहां पर क्या ऐसा भी होता है कि बच्चे खुद पढ़ने स्कूल नहीं जाना चाहते, बच्चे खुद चाहते हैं कि वो जाके काम करें? देखिए, ऐसी सिचुएशन कई बार हम लोगों के सामने आई है, लेकिन इसमें हमने जो पाया, क्योंकि एक तो बच्चों के आसपास शिक्षा के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। बच्चों में कैलिबर बहुत है, लेकिन उस तरह से उनके पास उनको ऑप्शंस ही नहीं है कि वो पढ़ाई के अलावा अगर कुछ सीखना चाहते हैं। हम मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की बात अगर छोड़ दें, हम थोड़ा सा भी जिला स्तर पे जाएं और ब्लॉक स्तर पे जाएं, तो वहाँ पे बच्चों के लिए या तो पढ़ाई है और या फिर उनके लिए काम करना ऑप्शन है। चाहे वो घर की खेती में का हाथ जुटाना शुरू कर दें या वो परिवार के व्यवसाय में हाथ जुटाना। माता पिता का भी दबाव रहता है, माता पिता भी जो शिक्षित हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, क्या वो भी चाहते हैं कि नहीं उनका बच्चा जितना समय स्कूल में बर्बाद करेगा वो कहीं काम करके कुछ चंद रुपए कमाएगा? नहीं, मेरा इससे मत बिल्कुल अलग है। जो हमने अपने अनुभव से देखा है, शिक्षा की इंपॉर्टेंस आज की डेट में हर कोई समझता है। जो पढ़ेगा वही ऑफिसर बनेगा, ये माँ बाप के कहे शब्द हैं। उसमें उन माँ बाप का दबाव ये होता है कि या तो पढ़ाई करो या काम करो, घर में रहोगे तो आवारा बन जाओ। क्या दोनों के बीच में पिस जाता है बच्चा? क्योंकि माता पिता ज्यादातर से ही चाहते हैं कि बच्चा पढ़ता भी रहे और साथ में कुछ छोटा मोटा रोजगार भी करता रहे, ताकि आर्थिक नहीं, माँ बाप का ये होता है कि या तो आप पढ़ाई करो, अगर स्कूल जा रहे हो तो काम करने का कोई दबाव नहीं है। लेकिन जब तुम पढ़ नहीं रहे हो, बच्चा पढ़ क्यों नहीं रहा है? क्योंकि वहाँ पे शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध ही नहीं है। माँ बाप ये दबाव देते हैं कि अगर तुम पढ़ नहीं रहे हो तो जाके कुछ कमा के लाओ। घर में खाली नहीं बैठना है, खाली बैठेंगे तो गाँव के लड़कों के साथ जुआ खेलेंगे, गंदी आदतें सीखेंगे, गुटखा खाएंगे। तो माँ बाप, क्योंकि माँ बाप को भी उनकी जानकारी में भी चीज़ें नहीं है कि वो अगर उनके बच्चे को गांव में स्कूल नहीं मिल रहा है तो वो स्कूल को कैसे सही करवा सकते हैं। उनके पास तो कोई विकल्प नहीं है, तो उनको ऐसी स्थिति में समझ में आता है कि जाके 4 पैसे कमा के लाए। दूसरा, मुझे लगता है माहौल भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। वातावरण। एक गाँव में जब 10 लड़के पहले से गए हुए हैं और उनका 2000 रुपया कभी कभार गाँव में आ रहा है, तो फलाने का आ रहा है तो मेरे घर में भी आ सकता है। ये एनवायरनमेंट भी कहीं ना कहीं ये प्रेशर बच्चों पे लाता है कि वो बाहर निकल के कमा के लाएं। अजय जी, जब कहीं कोई कानूनी कार्रवाई होती है तो क्या प्रावधान रहता है इसका? सजा कितनी है? और सबसे बड़ा सवाल, जिस समय NCPCR, चाहे CWC या कोई भी जो चाइल्ड राइट्स पे काम करी संस्था है, किसी बच्चे को रेस्क्यू कराती है, तो उस समय बच्चा कहाँ रहता है? संस्था के पास या उस परिवार के पास वापस भेज दिया जाता है? और दूसरा एक सवाल यह भी उठता है कि अगर बच्चा किसी बाहर के प्रदेश का है, अलग राज्यों का है, तो वहां जाके उसका क्या दोबारा देख रेख होती है? देखिए, सजा का जहाँ तक प्रावधान का प्रश्न है, जो अभी वर्तमान में है, वर्तमान में सजा यह है कि जो इस प्रकार का उल्लंघन करता हुआ पाया जाएगा तो उसको 3 महीने मिनिमम और 1 साल मैक्सिमम। उसी प्रकार से जो फाइन है 10,000 मिनिमम और 20,000 मैक्सिमम। और ये सजा और फाइन दोनों साथ साथ भी चल सकते हैं, या तो सजा हो सकती है या फाइन हो सकता है, या दोनों साथ साथ भी हो सकते हैं। साथ ही साथ अगर दोबारा से अगर वही व्यक्ति, वही इस्टेब्लिशमेंट
जो है दोबारा से अगर इसी प्रकार का ऑफेंस करता है यानी बाल मजदूरी कराता है तो उसमें सज़ा फिर बढ़ जाती है। उसमें सज़ा जो है 6 महीने से लेकर 2 साल और सज़ा हो जाती है। उसमें 6 महीने से 2 साल तक की सज़ा होती है और बाकी जो फाइनेंशियल है 10 से 20 हज़ार का ही है। अब ये सज़ा का ही प्रावधान बढ़ा रहे हैं, जो संशोधन अधिनियम आने जा रहा है उसमें सज़ा भी बढ़ने जा रही है। सज़ा बढ़ने जा रही है। उसमें सबसे पहले ऑफेंस में 6 महीने से 2 साल और जो फाइन है वो 20,000 से 50,000 और दूसरा जो ऑफेंस दोबारा किया जाएगा 1 साल से 3 साल और फाइन 20,000 से 50,000 और दोनों साथ साथ भी चल सकते हैं। अब ये जो एक बात और नहीं आई कि ये क्यों इतना चल रहा है, मेरा एक ये भी मानना है कि जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, एक परिवार में 5-5, 6-6, 8-8, उसके लिए कोई कंट्रोल नहीं है। अभी तक कोई कानून इस प्रकार का भारत सरकार नहीं लाई है, तो माँ बाप भी जो है इतने बच्चों को पालने में असमर्थ हैं। वास्तव में बढ़ती जनसंख्या भी जनसंख्या कारण यानी किसी के 2 बच्चे या 3 बच्चे होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। वहीं किसी के 6 या 8 बच्चे हैं, वो मजदूरी करा या मैशन है या वह कारपेंटर है या मजदूर है, वो भी मजबूर है। तो इस कारण से भी वो खुद भी पढ़ा लिखा नहीं है वास्तव में। बिल्कुल। तो उसके अंदर पढ़ाई की इतनी जागरूकता भी नहीं है। तो वो ये जानता है कि मैंने भी बचपन से ये मजदूरी की थी, बचपन से मैं भी माल मजदूर रहा हूं, तो अपने बच्चे को भी शुरू से ही डाल देता है। तो अवेयरनेस भी नहीं है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, गरीबी है, ये सारे कारण हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। सरकार को बहुत बड़ा इसमें एक वो लेना पड़ेगा, इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, अगर वास्तव में बाल श्रम को खत्म करना है, बाल मजदूरी को खत्म करना है और कानून को वास्तव में उसको इम्प्लीमेंट कराना है। तो बिल्कुल सही कहा आपने कि जनसंख्या नियंत्रण से बाल श्रम में कमी लाई जा सकती है, शिक्षा का स्तर बढ़ेगा तब भी बाल मजदूरी जो है उस पर कमी लाई जा सकती है। अभी वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे कुछ और सवालों के जवाब जानेंगे। मैं तो सीधी सीधी बात करने वाला आदमी हूँ कि जिस जगह पे सत्य है वहाँ खुदा है, जिस जगह पे अहिंसा है वहाँ ईश्वर है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हाफिज उस्मान जी, कैसे सुधरेगा मामला? क्योंकि जो आर्टिस्ट जो आंकड़े आए हैं वो उनका प्रतिशत बहुत ज़्यादा है, बाल जो मजदूर हैं वो उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। वैसे भी भारत पहले स्थान पर है। जो आदमी अगर काम ढंग से करेगा तो उस पर अमल भी होगा। आरटीआई के तहत मैंने ये सूचना मंगाई और इस पर इंक्वायरी कराई। इंक्वायरी की जो रिपोर्ट आई उस रिपोर्ट की बुनियाद पर मैंने डीएम को आदेश दिया कि आप रिहेबिलिटेशन की कार्रवाई कीजिए। तो आपको ताज्जुब होगा कि 2800 बच्चों में 1600 बच्चों का रिहेबिलिटेशन हो चुका है। तो मैंने तो खुद ही कहा है कि भाई चूँकि मुसलमान जो है गरीब है, कमज़ोर है, उनके पास जो है उद्योग नहीं है, तो उनके बच्चे मजदूरी ज़्यादा करते हैं और जिन रिपोर्ट मैंने जिन ज़िलों से मंगाई है उनमें ज़्यादातर मुसलमान बच्चे हैं। तो वो गवर्नमेंट को इसकी कोशिश करनी चाहिए कि उन बच्चों का रिहेबिलिटेशन हो, कॉलेज में, स्कूल में वो बच्चे जाए, मदरसों में जाए। मदरसे वालों की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि ऐसे बच्चे जो मजदूरी कर रहे हैं उन्हें अपने यहाँ लाए। मगर जब हमारे यहाँ जो है एक आयोग बना हुआ है तो आयोग की क्या जिम्मेदारी? आयोग को भी तो कुछ करना चाहिए, नहीं करनी चाहिए? आयोग तो कुछ नहीं करता है। तो अगर सिर्फ जो है आयोग अपनी जिम्मेदारी निभाए तो तब जो है कोई भी बच्चा नहीं मिलेगा जो मजदूरी करता हुआ। आपका अगला कदम क्या होगा? आपके पास अगर और भी जिलों से आरटीआई आती है तो क्या ऐसा ही सर्वे कराएंगे जैसा आपने मुरादाबाद के अमरोहा जिले में कराया है? 3 तहसीलों का 48 वार्डों का जो ये 5000 बच्चों का जो आंकड़ा सामने निकल कर आया है, और भी जिलों में कराएंगे आप? देखें, नहीं 3 तहसील नहीं, आपके पास जो रिपोर्ट है वो 3 तहसीलों की मेरे पास जो है पूरे ज़िले की आ चुकी है। उसमें जो है 2800 बच्चे हैं टोटल मिला के। उन 2800 में 1600 बच्चों का रिहेबिलिटेशन हो चुका है, दोबारा उनमें स्कूल में एडमिशन हो गया है। बेसिक शिक्षा अधिकारी का आदेश मेरे पास है, ज़िले के जो डीएम हैं उनका आदेश मेरे पास है। और जिन ज़िलों से मेरे पास आरटीआई आएगी उन्हें वहाँ इंक्वायरी कराने के बाद में ऐसे बच्चे जो मजदूरी करते हुए पाए जाएंगे उन्हें जो है रिहेबिलिटेशन के उनकी कार्रवाई। बिल्कुल हाफिज उस्मान जी, बदलाव की बहुत जरूरत है। ये तभी हो पाएगा जब शिक्षा, समाज और सरकार और प्रशासन मिलकर काम करेंगे। हाफिज उस्मान जी, आप लखनऊ स्टूडियो से जुड़े, इसके लिए शुक्रिया, और आप दोनों मेहमान हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत की, इसके लिए शुक्रिया। तो आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर लिखिएगा। हमारा पता है जानने का हक, कमरा नंबर 226, कॉपरनिक्स मार्ग, मंडी हाउस, नई दिल्ली 110001। आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 233-86947। अगर आप दिल्ली के बाहर फ़ोन करें तो दिल्ली का स्टडी कोड 011 लगाना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार। हम जानेंगे, हम हक से जानेंगे।